गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम द्रव की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और कैपिलरी एक्शन को समझ ले। इनकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। आपने इनको कई बार पढ़ा होगा पूर्व में भी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जब तक बात ना हो तब तक आप जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनाकर पूछे जाते हैं, तब तक आप रट्टा मार के कहीं से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। रट्टाफिकेशन का जो टाइम था वो अब टाइम जा चुका है। एग्जाम चाहे बड़े लेवल का हो चाहे छोटे लेवल का हो, आप छोटी छोटी चीजों को रट कर, याद करके, क्रैमिंग करके आप उसमें कुछ क्वेश्चंस को हल तो जरूर कर लोगे, लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपनी क्लैरिटी ना दे दो। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को समझ लें। सरफेस टेंशन के लिए आप इस तरह से एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक ग्लास लें, ग्लास में पानी भरें। आप ये अच्छे से जानते हैं कि अगर इस पानी में कोई पिन डुबोई जाए या यहां से डाली जाए तो वो पिन, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, तो वो पिन इसमें नीचे डूब जाएगी। लेकिन आप प्रैक्टिकल करके जब देखेंगे कि एक छोटी आलपिन को एक बारीक से पेपर के ऊपर रखकर उस पेपर को आप यहां रख दीजिए, पेपर पानी अब्सॉर्ब करेगा और थोड़ी देर में पेपर नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो पिन है वो पिन यहां पर नहीं डूबेगी और पिन पानी के ऊपर तैरती रहेगी। जबकि अगर बिना पेपर के आपने पिन छोड़ी यहां पर तो वो पिन या कील वो पानी में नीचे डूब जाएगी। तो इसका रीजन क्या है कि अगर कील को या पिन को बहुत धीरे से यहां पर रखा जाए तो वो इसमें तैरती रहती है। उसका जो रीजन है वही रीजन है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। अब देखिए, इसमें अगर हम पानी के दो मॉलिक्यूल्स ले लें, यहां पर भी मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के और यहां पर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स में एक ससंजक यानी कोहेसिव फोर्स होता है जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर को खींचता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आप आसपास के मॉलिक्यूल्स से इस तरह से बंधे हुए होंगे। एक अट्रैक्शन फोर्स सारे मॉलिक्यूल्स में लग रही होगी और वो सभी तरफ से लग रही होगी। लेकिन यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी वो केवल इस डायरेक्शन में लग रही होगी, ऊपर को नहीं लग रही होगी, जो सरफेस वाले हैं। इस कारण से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स, इन पे जो फोर्स लगती है वो अंदर की तरफ फोर्स लगती है, अंदर की तरफ सारी फोर्स लगती है। और अंदर की तरफ फोर्स लगने के कारण जो इसकी ऊपर की जो लेयर है लिक्विड की, वो लेयर उसमें एक स्ट्रेच सा आ जाता है, एक खिंचाव सा आ जाता है, और उस स्ट्रेच, उस खिंचाव या उस फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं? सरफेस टेंशन नाम देते हैं। अगर इसको परिभाषिक तौर पर बताया जाए कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन सरफेस टेंशन की यह है कि द्रवों का वह गुण जिस गुण के कारण द्रव अपनी बाहर की सतह को कम से कम करने का प्रयास करता है, वो द्रव का बल सरफेस टेंशन कहलाता है। यानी सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन एक फोर्स है, वो एक ऐसी फोर्स है जो द्रव की बाहर की सतह का एरिया कम से कम करने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बादलों से बूंदें चलती हैं वो हमेशा गोल होती हैं। इसका रीजन क्या है? ये क्वेश्चन भी आया डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इसका रीजन भी क्या है? सरफेस टेंशन। जैसे ये पानी की बूंद है और पानी की बूंद में ये पार्टिकल्स हैं, तो ये पानी के H2O के पार्टिकल्स हैं, यहां अंदर भी बहुत सारे, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को चारों तरफ को खींचते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लगेगी। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगी वो इस तरह से करेगी। तो
तो बाहर की तरफ से पूरा स्ट्रेच हो जाता है और जो मिनिमम एरिया होता है वो स्फीयर का होता है। इसलिए पानी की बूंद कैसी होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, आप कोई स्टार देख लीजिए, प्लैनेट्स देख लीजिए, सभी स्टार सभी प्लैनेट्स गोल क्यों हैं? क्योंकि जो मास होता है, जो फ्लेक्सिबल मास होता है, फ्लेक्सिबल मास क्या होता है? द्रव। ये अपने आप को कम से कम एरिया में सिकोड़ने की कोशिश करता है। एरिया जो इसका सरफेस एरिया उसको कम से कम करने की कोशिश करता है और उस दौरान जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। अब इसी में जो दूसरा इसका जुड़ा हुआ ये है पार्ट, तो ये दूसरा पार्ट है केसी तत्व का, कैपिलरी एक्शंस का। अब इसके लिए आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है। इस बीकर में आपने, बीकर या ग्लास कोई कांच का, इसमें आपने एक द्रव भरा और इसमें भी आपने एक द्रव भरा है। ठीक है, दोनों में अलग अलग द्रव भरे हुए हैं। यहां पर जो द्रव की सतह है वो इस तरह से बनी है और यहां पर जो द्रव की ऊपर की सतह है वो आपको इस तरह से दिख रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रैक्टिकली आप इसको देख लेना कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिन्हें जब बर्तन में डाला जाता है तो उनके किनारों पर वो द्रव कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है और कुछ द्रव, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जब उन्हें बर्तन में डाला जाता है तो किनारों की तरफ से वो नीचे की तरफ को दब जाते हैं। अब मैं आपसे एक साधारण सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे ऑप्शंस हैं ये ए और बी और आप इन दोनों में से बताइए कि पानी किस में है, ए में या बी में। सोचिए। और दूसरे में है, आप शहद का एग्जांपल ले लीजिए, तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का। इन दोनों में से पानी कौन सा है? देखिए, राइट आंसर ये है कि बीकर ए में पानी है और बीकर बी में शहद। यहां पर जो बल है, यहां पर कुछ और बल भी काम करते हैं। जैसे सतह के ऊपर तो कौन सा बल काम कर रहा है? सरफेस टेंशन। यहां भी। लेकिन सरफेस टेंशन के साथ साथ दो बल और काम करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक बल होता है ससंजक और दूसरा होता है आसंजक। ससंजक को कहते हैं कोहेसिव फोर्स और इसको एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो सेम प्रकार के कणों के बीच लगने वाला बल। जैसे ये पानी है तो ये पानी के कण हैं, और इसमें शहद है तो ये शहद के कण है। ये किसी बीकर में भरा हुआ है और ये बीकर की दीवार है तो ये बीकर के कण है। तो हमारे पास तीन प्रकार के एटम्स हैं या तीन प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। ये ग्लास के हैं, ग्लास माने शीशा, ये पानी के हैं और ये शहद के हैं और ये ग्लास के हैं। तो अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहां पर पानी के कण थोड़ा किनारों पर आकर ऊपर की ओर उठ गए हैं। इट मींस कि ग्लास और पानी के कणों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां पर शहद के कण ग्लास के कणों से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। इट मींस कि ग्लास के कणों और शहद के कणों में एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है। रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है और साथ ही साथ जो शहद के कण हैं इनमें एक
अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है। यहां पर भी पानी के जो कण हैं इनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है, यानी कि सेम प्रकार के एटम्स में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक कण दूसरे कण को अपने पास को खींचता है। तो सेम प्रकार के कणों पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ससंजक बल। और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कणों पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आसंजक बल। अब अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहां पर ग्लास और पानी के बीच लगने वाला बल कौन सा है? आसंजक बल। और पानी के कणों के बीच लगने वाला बल कौन सा है? ससंजक बल। अब आप इससे देख के बता सकते हैं कि यहां पर आसंजक बल ज्यादा है या ससंजक बल ज्यादा है। तो यहां पर आसंजक बल ज्यादा है, इसीलिए ग्लास के कण पानी के कणों को किनारों पर ऊपर की तरफ को उठा रहे हैं। आसंजक बल ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। यहां पर अगर हम देखें तो ग्लास और शहद के कणों के बीच फोर्स ज्यादा है या शहद के कणों के बीच आपस में फोर्स ज्यादा है, तो यहां पर ससंजक बल ज्यादा है, इसीलिए शहद के कण आपस में एक दूसरे से ज्यादा जोर से चिपके हुए हैं, एक दूसरे की तरफ ज्यादा आकर्षित है। किसकी तुलना में? ग्लास और शहद के कणों की तुलना में। यानी यहां पर ससंजक बल शहद के कणों के बीच में ज्यादा है, यहां पर ससंजक बल कम है और आसंजक बल ज्यादा है। ससंजक और आसंजक बल, ये जो बल है ये कैपिलरी एक्शन में भी काम देते हैं। कैपिलरी एक्शन में जो बॉटनिस्ट हैं उनमें एक थ्योरी है, ये प्लांट है और ये इसके बीच में जाइलम है। तो जाइलम से होकर जो वाटर है H2O, यहां जड़ों से रूट्स जल पानी को लेती हैं और वो पानी यहां से जाइलम से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। और पत्तियों में क्या होता है? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो यहां से पानी वाष्प बनकर H2O की वाष्प बनकर होता है। तो जो पानी, जैसे ये पानी का कण है और ये पानी का कण भाप बनकर उड़ा, तो ये पानी का कण इसे पीछे से आगे को खींचता है, ये इसे खींचता है, ये इसे खींचता है। इस तरह पानी की एक क्या बन जाती है? चेन बन जाती है। और जितना वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन होता रहता है उतना पानी जड़ों से खिंचता रहता है। और जब जड़ों से पानी खिंचता रहता है तो इस पानी के बीच बीच में ही जो मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, वो खनिज तत्व इन पानी के बीच में फंसकर इस तरह से प्लांट्स में पत्तियों को और उसके जो ग्रीन पार्ट्स हैं उन ग्रीन पार्ट्स को वो मिनरल्स और वो पानी अवेलेबल होता रहता है। तो ये भी कैपिलरी है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो लालटेन है या स्टोव है या फिर कॉटन कपड़े, अगर कॉटन का कपड़ा है और उसके एक सिरे को आप पानी में डुबो देंगे तो थोड़ी देर में पूरा कॉटन का कपड़ा गीला हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन में। या फिर दिए में, जो दिया होता है, दिए में जो उसकी दिया होता है तो वो रुई का या कॉटन का बना होता है, तो वो जो ऑयल है उसमें कैपिलरीज के माध्यम से यहां तक चलता चला जाता है। या फिर एक क्वेश्चन वो बनता है कि अगर किसी खेत में नमी को ज्यादा दिन तक बना के रखना है तो उसको जुताई करके उसको पाटा लगा देना चाहिए या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ये खेत है, यहां मिट्टी है और यहां जल होता है, वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल, पानी होता है नीचे जमीन में। तो ग्राउंड वाटर लेवल कैपिलरीज के माध्यम से ऐसे ऊपर आता रहता है और यहां से ऊपर आकर यहां से इवेपोरेट होता रहता है, यहां से इवेपोरेट होता रहता है। लेकिन अगर खेत की जुताई कर दी जाए, उसको जोत दिया जाए यहां से, तो ये कैपिलरीज ऊपर की तरफ से टूट जाती हैं। तो इसलिए जो भी पानी आता है फिर वो इवेपोरेट नहीं होता और ज्यादा दिन तक खेत में नमी बनी रहती है। तो वो भी, वहां पर भी कैपिलरीज का ही हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है।
देखिए जिस टाइप से जो ये फ्लूइड का पृष्ठ तनाव है, तो पृष्ठ तनाव किस अवस्था का है? शांत अवस्था का है। पृष्ठ तनाव शांत अवस्था का है। उसी प्रकार से जो शांतता गुण है या विस्कोसिटी द्रव का गुण है, ये उसके फ्लूइड यानी बहते समय, ये उसके बहते समय का गुण है। मतलब फ्लूइड जो है वो बहते हैं। क्या गैसेस भी बहती हैं? यस, गैसेस भी बहती हैं। इसलिए जो विस्कोसिटी है ये केवल फ्लूइड का ही प्रॉपर्टी नहीं है, लिक्विड की ही प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये गैस की भी प्रॉपर्टी है। यानी शांतता या विस्कोसिटी द्रवों और गैसों का गुण है जो उसके बहने को निर्धारित करता है। अब द्रव बहते कैसे हैं इसको अगर हम समझें, तो ये ग्लास है और ग्लास में पानी भरा हुआ था और उसको उलट दिया गया, तो ग्लास का पानी इस तरह से बहेगा। ग्लास का पानी इस तरह से बहेगा, ठीक है। अब अगर पानी की जगह हमने इसमें शहद रखा होता तो क्या इतना ही बहता या कम बहता? सोचिए, शहद कम बहेगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि शहद गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा होने का मतलब उसमें घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। तो विस्कोसिटी को कौन निर्धारित करता है? विस्कोसिटी मतलब बहने का गुण, कौन कितना ज्यादा बह रहा है, कौन कितना कम बह रहा है। अगर कम बह रहा है तो ज्यादा विस्कोसिटी है, ज्यादा विस्कस है। ज्यादा बह रहा है तो कम विस्कस है, कम विस्कोसिटी है, कम श्यानता है। यानी श्यान बल जो है वो बहने के गुण को निर्धारित करता है, लिक्विड का भी और गैस का भी। अब यहां पर जो ये लिक्विड बह रहा है ये किस टाइप से बहता है? लेयर्स में। ये लिक्विड की क्या है? लेयर्स है। तो लिक्विड जो बहता है वो लेयर्स में बहता है। लेयर्स, अब ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक लेयर है और ये एक दूसरी इसके ऊपर लेयर है। सपोज करिए कि ये दो चीजें हैं, एक ये ठोस है, एक ये ठोस है। अब अगर ये इसको मैं ऐसे घिस रहा हूं तो इसमें एक फोर्स काम कर रही है जो इसको रोक रही है मेरे ऐसे करने से। कौन सी फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या करता है? इन दो ठोस के बीच में लगता है और इसको ऐसे घिसने से रोकता है। सेम यही बल लिक्विड की लेयर्स में भी लगता है। और यहां पर इस लेयर को, अब पानी बहता है तो नीचे वाली लेयर ऐसे है और ऊपर वाली फिसलकर इससे आगे जाएगी, फिर उससे ऊपर वाली फिसलकर उससे आगे जाएगी। तो ये यहां पर काम करता है, दो लेयर्स के बीच में लगने वाला ये घर्षण बल है। और जो फ्रिक्शनल या घर्षण बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, वो गति की दिशा के विपरीत होती है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये पेन रखा है, अगर मैं इस पेन को इधर को पुश कर रहा हूं तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लग रही है? इधर को लग रही है, जो इसकी गति का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। मैं इसको इधर धक्का दे रहा हूं तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट, यानी फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगती है। तो अगर फ्लूइड इधर को बह रहा है, द्रव इधर को बह रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेगी? इधर को लगेगी। और वही जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही क्या है? श्यान बल, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स लिक्विड और गैसेस की दो लेयर्स के बीच लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल है, जो उसके बहने के गुण को रोकता है, कम करता है। अब जो पदार्थ जितना कम बहता है इसका मतलब उसके अंदर उतना ही विस्कस फोर्स ज्यादा है, उसकी उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा है। जो ज्यादा बहता है उसकी विस्कोसिटी कम है। और विस्कोसिटी जो है वो द्रव में भी होती है और गैसेस में भी होती है। यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है और वो क्वेश्चन ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? आप सिंपल समझ लीजिए कि आपने एक ठंडे पानी का ग्लास है आपके पास, उसको आपने गिराया और फिर एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता हुआ पानी आपने एक ग्लास का गिराया, कौन ज्यादा दूर तक बहकर चला जाएगा? मेरे ख्याल से आप इसको गैस भी कर सकते हैं कि गर्म पानी ज्यादा दूर तक चला जाएगा।
तो गर्म पानी ज्यादा दूर तक चला गया है, इसका मतलब गर्म पानी के बीच लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई है, और वो ऑब्वियसली कम ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने हीट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब हम किसी मैटर को गर्म करते हैं तो उसके एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बढ़ गया है तो ऐसी कंडीशन में उसके बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा तो इसका मतलब है विस्कस फोर्स कम हो जाएगा और विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर श्यानता घटती है, किसकी? द्रवों की। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी गैस को आप गर्म करते हैं तो उसके बहने का गुण कम हो जाता है, द्रव के बहने का गुण बढ़ता है, लेकिन गैस के बहने का गुण कम हो जाता है। तो गैस के बहने का गुण कम होने का रीजन यह है कि जब गैस को गर्म किया जाता है तो गैस के एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और गैस के एटम्स, जैसे ये कोई चैम्बर है और इसमें ये गैस है और ये इसके एटम्स हैं। गैस के एटम्स में वैसे भी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि वो ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, लेकिन जब इस गैस को गर्म किया जाता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। गैस बहने की बजाय गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा जोर से टक्कर मारने लगते हैं, और इस रीजन से जो गैस की विस्कोसिटी है वो गैस की विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव उस तरह से नहीं पड़ता जिस तरह से द्रवों के ऊपर, द्रवों की विस्कोसिटी के ऊपर पड़ता है। तो गाइस, आई होप कि ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपकी फिजिक्स के वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं, क्रम से सारे आप अगर देख लेते हैं ये सारे वीडियो जितने मैंने अपलोड किए हैं, कोई प्रचार नहीं है, कोई किसी से नहीं कहा जा रहा है, केवल आप लोग इसको, चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चैनल में अगर आपको वीडियोस सही लग रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, तो प्लीज इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी जोड़िए चैनल से। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से आप जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिए और लिखिए कि कहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम रही है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो गैस यानी वायु दाब से संबंधित हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जरूर देखें। थैंक यू सो मच।